आदाब, मैं हूं अरबाज अहमद। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे राजस्थान मदरसा बोर्ड की। पिछले एक लंबे अरसे से राजस्थान में मदरसा बोर्ड काम कर रहा है ताकि अक़लियत को तालीम के क्षेत्र में आगे लाया जा सके। तालीम एक बुनियादी ज़रूरत है जिसके ज़रिए से ही आने वाली तमाम ख्वाबों को पूरा किया जा सकता है। लेकिन क्या राजस्थान मदरसा बोर्ड अपने मकसद में कामयाब हो रहा है? कौन कौन सी चुनौतियां राजस्थान मदरसा बोर्ड के सामने हैं और प्रदेश के अंदर मदरसों को कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं? इन तमाम बुनियादी परेशानियों पर बातचीत करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। आइए जरा नजर डालते हैं कौन कौन सी चुनौतियां हैं राजस्थान के अंदर मदरसा बोर्ड के सामने। मुस्लिम तालीम को आगे बढ़ाने के मकसद से सरकार ने मदरसा बोर्ड का गठन किया। अभी तक सूबे में करीब 4000 मदरसे मदरसा बोर्ड के तहत पंजीकृत किए जा चुके हैं। साथ ही मदरसा बोर्ड के लिए सरकार ने एक मदरसा बोर्ड चेयरपर्सन नियुक्त किया। मदरसे और इनमें पढ़ रहे बच्चों की फलाह और बहबूदी के लिए बनाए गए इस बोर्ड से कितना फायदा पहुंच पाया है कौम को और कितना आगे बढ़ पाए हैं मुस्लिम माइनॉरिटी के तालीमी हालात, इन्हीं सब मुद्दों पर रोशनी डालेंगे आज के खास प्रोग्राम में। मदरसा बोर्ड बनने के बाद से अब तक कई सारे चेयरपर्सन इस पद पर रह चुके हैं। इन सब के बावजूद भी आखिर क्यों नहीं बदलते सूबे में मदरसों के हालात? इन्हीं सब बातों पर आइए बात करते हैं नई मदरसा बोर्ड चेयरपर्सन बनी मेहरुनिसा टाक से और जानते हैं कैसे बदलेंगी ये मदरसों के हालात को। मदरसा बोर्ड को बने हुए आज काफ़ी वक्त हो गया है, 10-15 साल हो गए हैं। इसमें अभी तक ऐसा है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसकी वजह से कोई नियम कायदे कानून कोई प्रभावी नहीं है। और जब भी कोई ये मदरसा बोर्ड को स्थापित करने का मकसद यही था कि 100 सालों से जो हमारी 1000 सालों से जो हमारे उलेमा हैं, जो मदरसों के ज़रिए छोटे छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को और जिनको पढ़ाई के लिए दूर नहीं जा सकते, सक्षम नहीं है, उनको उन्हीं के एरिया के अंदर बहुत अच्छी दीनी और दुनियाई दोनों तालीम को हासिल करने का एक इदारा है मदरसा। और उसको फैसिलिटी अवेल कराने के लिए सरकार ने जब ये सोचा कि हमें इसको एक ऐसा जगह बनानी चाहिए जहाँ पे हम मदरसों को सिर्फ मदरसों के बारे में सोचा जाए, तो मदरसा बोर्ड का गठन हुआ। और उस मदरसा बोर्ड के गठन द्वारा मदरसा बोर्ड में ये कार्रवाई चलती है कि मदरसों को हम किस तरह से फैसिलिटी अवेल करा पाएँ, चाहे वो दरी पट्टी की हो, चाहे वो बोर्ड की हो, चाहे वो स्टेशनरी की हो, चाहे वो जो भी फैसिलिटीज़ जो एक बच्चों को पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए जो सामग्री चाहिए होती है, फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेल कराने का प्रावधान है। सबसे पहले तो हमने यही कोशिश की आने के बाद कि आज तक जितना भी सामान वितरण हुआ, क्या वो सही था, क्या वो सही जगह लगा, या उसे जहाँ लगाया गया आज वो वहाँ पर स्थापित है, वो काम में आ रहा है, जो सरकार का जो पैसा आज तक लगा क्या वो व्यर्थ रहा। इस तरह की कुछ सोच को लेके जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा कि आपको सिर्फ अपने समाज को ऊपर ले जाने के लिए और जहाँ लड़कियाँ पर्दे में रहती हैं, मुझे बनाने का मकसद माननीय मुख्यमंत्री जी का सिर्फ इतना ही है कि जहाँ पर हमारी लड़कियाँ पर्दे में रहकर हॉस्टल्स में कोई एंट्री नहीं ले सकता है, वहाँ आप जाकर उनकी समस्याओं को सुन सकती हो। मदरसा बोर्ड बने भले इतने साल बीत गए, पर अभी तक मदरसे मिडिल के आगे नहीं बढ़ पाए हैं। जाहिर है ज्यादातर मदरसों की पढ़ाई ऐसी नहीं है जहां से पढ़कर कोई बच्चा किसी अच्छे स्कूल में दाखिला ले सके। ऐसे में क्या जरूरी नहीं है कि मदरसों को सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी तक किया जाना चाहिए? हमारे मदरसे अभी तक मिडिल तक हैं और हम सरकार के पर प्रस्ताव भी इसका भिजवा रहे हैं कि हमारे मदरसे सेकेंडरी होने चाहिए, क्योंकि क्रमोन्नत करवाना ये वहाँ की कमेटी का काम होता है। अभी तक जो मैंने बहुत रेशियो आने के बाद देखा कि आज तक सिर्फ बांटने का ही काम हुआ, ये चीज़ बांटनी चाहिए, वो चीज़ बांटनी चाहिए, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ कि हमारे नागौर में ही मुश्किल से 22-23 मदरसे ऐसे होंगे जहाँ पर 200-300 मदरसे हैं, वहाँ पर सिर्फ 22-23 मदरसे ऐसे हैं
कि जो मिडिल में क्रमोन्नत हैं। तो ये बहुत ही गलत फिगर है। मतलब आज जहाँ पर इतने अच्छे मदरसे चल रहे हैं, बच्चों की संख्या बहुत अच्छी है, वहाँ की कमिटीज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन सिर्फ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और बिल्कुल प्रयास नहीं करने के कारण अभी हमने सारे माइनॉरिटी ऑफिसर्स की वीसी भी ली और हमने उन्हें बुला के ये कहा कि जल्द से जल्द जो भी हमारे पर्याप्त जितने भी डायमेंशंस हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इनको जल्द से जल्द क्रमोन्नत किया जाए, ताकि हम सरकार को आगे सेकेंडरी करने के लिए एप्लीकेशन लगा सकें, क्योंकि अभी तक तो मिडिल ही नहीं है। मिडिल प्रॉपर नहीं होगा तो हम सेकेंडरी हायर सेकेंडरी की डिमांड नहीं कर सकते। मदरसा बोर्ड यूं तो कई सारी जरूरी सुविधाएं मदरसों को मुहैया कराता है, पर क्या ये सुविधाएं इन मदरसों तक पहुंच पाती हैं? हमारी टीम अधूरे ख्वाब प्रोग्राम के जरिए ऐसे कई मदरसों में जाती रही है, जहां किताब, चौक, दरी जैसी जरूरी चीजें भी अभी तक मैसर नहीं हो सकी हैं इन मदरसों को। मदरसा बोर्ड चेयरपर्सन ने जरूर इस बार मदरसों को फर्नीचर जैसे जरूरी सामान देने की बात कही है, पर जहां दरी, किताब जैसी जरूरी चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, वहां फर्नीचर वगैरह कैसे मुहैया कराया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी तक तो हमारे बच्चे दरी पे बैठे हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन की बात तो बहुत दूर की है। तो जब तक हम उनका स्तर जो है ऊपर नहीं करेंगे, उनको आत्मविश्वास नहीं आएगा कि हम ऊपर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, तब तक मुझे लगता है किसी भी क्वालिटी एजुकेशन की या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी बेमानी है। तो सबसे पहले अभी तक हमने 3 करोड़ का फर्नीचर अभी डिस्पैच किया है, और इसको ही ध्यान में रखते हुए रमज़ान का मुबारक मौका है, हमने ये प्लान किया है कि भामाशाह योजना भी हमने एक प्रस्तावित की है, जिसको हमने फाइनेंस में भिजवा दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकारी भूमि पर अगर हम इसकी डिमांड करते हैं 70-30 का, जैसे कि और सरकारी स्कूल्स में चला आ रहा है भामाशाह का, तो हमारे भी बहुत भामाशाहs हैं जो हमेशा मदरसों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा चलाते ही आ रहे हैं। लेकिन अगर वो सरकारी तौर पे हमारे साथ आएंगे, उनका जागरूक होंगे, वो उनसे और भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी, तो मैं समझती हूँ कि हम इस साल के अंदर बच्चों को ऊपर बिठाने में कामयाब होंगे। और मैं आपको बता दूँ, हमारे पास 2,33,000 बच्चे हैं जिनको बिठाने के लिए हमें 30 करोड़ रुपए चाहिए। प्रोग्राम में फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो बातचीत करेंगे मदरसा बोर्ड, मदरसा प्रबंधन समिति और मदरसा पैरा टीचर्स के ट्रायंगल के ऊपर। क्या परेशानियां हैं इनके साथ में और किस तरह से मिलजुल करके ये बेहतर काम कर सकते हैं, जल्दी हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद में और आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि मदरसा बोर्ड की प्रबंधन कमेटियां और मदरसा पैरा टीचर्स किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं और किस तरह से बेहतर काम ये कर सकते हैं अगर मिलजुल करके काम करें। मदरसों में तालीम के स्तर को लेकर भी उंगली उठती रही है। जहां एक और मदरसों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की कमी साफ देखी जा सकती है, तो वहीं कंप्यूटर की पढ़ाई पर भी कोई जोर नहीं है। सूबे के ज्यादातर मदरसे ऐसे हैं जहां मदरसा बोर्ड द्वारा कंप्यूटर तो दिए गए हैं, पर उसे पढ़ाने वाला पैरा टीचर नहीं है। तो वहीं बहुत सारे ऐसे मदरसे भी हैं जहां कंप्यूटर, पैरा टीचर तो दिए गए हैं, पर कंप्यूटर नहीं। आखिर बच्चे किस तरह अच्छी तालीम हासिल कर सकेंगे इन मदरसों से? कंप्यूटराइजेशन के नाम पर हम एक कंप्यूटर देते आ रहे थे। हमने पहले ये नहीं देखा कि जहां हमने कंप्यूटर दिया, क्या वहां बिजली की व्यवस्था थी? जहां हमने प्राइमरी में कंप्यूटर दिया, क्या उनको कंप्यूटर की स्पेलिंग भी आती है? कंप्यूटर बेसिक जो है वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी 6th में पढ़ते हैं, तो ये तो हमारे प्राइमरी बच्चे हैं, उनको तो कंप्यूटर्स की कोई नॉलेज देने वाला भी नहीं है और वहाँ पर ज़रूरी भी नहीं था। इसी की हालत है कि पहले जितना भी बजट गया कंप्यूटर्स का, वहाँ के कंप्यूटर या तो धूल मिट्टी में पड़े हुए हैं या वो किसी के घरों में नकारा पड़े हुए हैं, या कोई ऑफिस यूज़ के लिए वो सदर के ऑफिस में है, क्योंकि उनको कंप्यूटर्स कभी भी प्राइमरी में चलना संभव ही नहीं है। और ऐसे एरियाज़ में जहाँ बिजली नहीं है तो वहाँ पे तो कंप्यूटर चलाने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए इस बार भी हमने 500 कंप्यूटर्स परचेज़ किए हैं और वो हमने इसी पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए फाइनेंस को दोबारा भिजवाए हैं। और हम सब ने ये मिलकर ये तय किया है कि जहाँ पर कंप्यूटर लैब हम बना सके
जहाँ पे हमने प्रस्ताव रख सके। बड़े मदरसे हमारे चल रहे हैं, ये अपर प्राइमरी मदरसे हैं जहाँ पे हम स्टार्टिंग कर सके, जिन्होंने प्राइवेट टीचर्स भी रख रखे हैं। बहुत सारे मदरसे हैं, जैसे बासनी का मदरसा है, जैसे अजमेर में मदरसा है, जैसे हमारे रहमानिया है, हमारे अंगरान है, अलकुरेश है। तो बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जिसके अंदर आप टोंक के मदरसे लें, इतने अच्छे आवासीय मदरसे हैं, सीकर के मदरसे लें आप। हमारी सोच ये है कि जो भी चीज़ दी जाए वो बिल्कुल काम में आनी चाहिए। और हमने तो अभी ये भी किया है कि जैसे ही हम लैब्स डेवलप करेंगे उसके बाद उनसे रिपोर्ट लिए कि आप अपने इंटरनेट का कनेक्शन और अपने वाईफाई या ब्रॉडबैंड का कनेक्शन की हमें रसीद भिजवाएं, ताकि हम उसको प्रमोट करें, क्योंकि आज ऑनलाइन का ज़माना है, ई लर्निंग का ज़माना है। सूबे में जितने मदरसे हैं उतनी ही कमेटियां हैं, पर ये कमेटियां किस तरह काम करती हैं इसकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारी कमेटियां गलत हों। सूबे में कई ऐसी कमेटियां हैं जिनके मदरसों की तालीम कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं है, जहां से पास होकर समाज के बच्चे न सिर्फ अच्छे स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं, बल्कि कई बच्चियों ने तो 10वीं और 12वीं के बोर्ड इम्तिहान में अपने स्कूल में अव्वल पोजीशन भी पाई है। पर सारी कमेटियां और उनके मदरसे ऐसे नहीं हैं। ये जो क्या कमेटियां हैं उनका पर भी कुछ दबाव बनाएंगे आप? क्योंकि जो जहाँ पे मैंने देखा है, जहाँ पे कमेटी अच्छा काम कर रही है वहाँ के मदरसे तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, बट जहाँ पे कमेटी अच्छी नहीं है वहाँ पे मदरसों की हालत आज भी ख़राब है। देखिए, हमने पैरा टीचर्स को जगह जगह से बुलाकर ये राय मशवरा भी किया है और उनको भी आगे प्रमोट किया है कि आप इंटरेस्ट लेकर, क्योंकि वो मदरसे आपके हैं, आप वहाँ सेवा कर रहे हो, आप वहाँ आपकी जिम्मेवारी है, तो आपको सरकार ने इसीलिए लगाया है और इसीलिए तनख्वाह दे रही है कि आप वहाँ पर बच्चों के साथ मिलकर और डेवलपमेंट करें, क्वालिटी एजुकेशन का डेवलप करें। जो सामान सरकार का पहुँच रहा है उसको आप सही यूज़ बताएं, उसका यूज़ सर्टिफिकेट हमें दें। तो इसलिए उन्हीं से हमने रिक्वेस्ट की, सदर सचिव की हम अभी काउंसलिंग कराने की सोच रहे हैं। जब हम ज़िले वाइज जुलाई में रमज़ान के बाद हम ज़िले वाइज एक मीटिंग्स लेंगे, उसमें हम कलेक्टर्स विथ जो हमारे माननीय मंत्री वहाँ पर मौजूद होंगे ज़िले के, और एमएलएज को और सदर सचिव और पैरा टीचर्स, इन सब का एक काउंसलिंग का हमने रखा है, जिसमें हम सबसे वार्ता करेंगे। उनकी प्रॉब्लम्स, इस माइनॉरिटी के अलावा भी जो उनको फेसिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी हम जनप्रतिनिधियों के साथ वहाँ पर रखेंगे वार्ता, ताकि उनकी जो जिज्ञासा है और जो कम्युनिकेशन गैप जो उनके बीच में है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं उनके प्रति, उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो उसको भी लेकर हम बहुत अच्छा स्टेप लेने जा रहे हैं। तो ये सब बातें हैं, काउंसलिंग होने से ही जो दूरियां हैं वो पूरी होंगी। सूबे में मदरसा पैरा टीचर की भी अपनी एक अलग ही परेशानी है। करीब 4000 से 7000 रुपए के बीच तनख्वाह पाने वाले ये पैरा टीचर आज के इस महंगाई के दौर में आखिर किस तरह अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही इतनी कम पगार होने के बावजूद इनका तबादला दूसरे शहरों, कस्बों में कर दिया जाता है, जिससे इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज के ज़माने को देखते हुए पैरा टीचर्स की जो तनख्वाह है वो बहुत कम है, लेकिन जब उन्होंने जो बॉन्ड भरा था उसके अनुसार उन्होंने वो जगह चूज़ की थी। अब वो क्योंकि वो स्थायी कर्म नहीं है और स्थायी नहीं होने की वजह से उनको ट्रांसफ़र का कोई उनका प्रावधान नहीं है, लेकिन व्यवस्थार्थ जब कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि जहाँ पर बच्चे शून्य हो या जगह खाली हो, तो मदरसा बोर्ड को फाइनेंस अनुमति लेकर और कैबिनेट डिसीजन लेकर उनको कई बार चेंज करना पड़ जाता है। अब जो भी व्यवस्था उन्होंने अपनी जॉइनिंग के टाइम जो अपनी फिलिंग की थी, उस व्यवस्था के अनुसार वो लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि उनकी तनख्वाह बढ़े, हम भी चाहते हैं और सभी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि उनका जो लेवल ऑफ वेजेस है वो बढ़ना चाहिए, जो उनका मानदेय है वो बढ़ना चाहिए। और मैं तो उनको ये कह रही हूँ और उनसे काउंसलिंग भी कर रही हूँ कि आप, यही माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने आपको ज्वाइनिंग दी थी, यही मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने आपको प्रबोधक बनाया, तो होप फॉर द बेस्ट, आप अच्छा काम करोगे। और जिस मुख्यमंत्री के मन में 36 कौमों को साथ लेने की जिज्ञासा और हमेशा तत्पर तैयार रहती हैं, और हमेशा एक इतिहास में पहली बार एक ऐसा स्टेप लिया है कि मुझ जैसी लड़की को, बूथ लेवल की लड़की को उठाकर आज राज्य मंत्री का दर्जा दिया है, तो मैं समझती हूँ आप भाई बहनों के लिए भी वो बहुत जल्द आपको ये गिफ्ट देंगी। प्रोग्राम में वक्त हो चला है फिलहाल एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हम आपको बताएंगे आखिर क्यों मदरसा बोर्ड अपने तालीम के असल मकसद से भटक करके विवादों में उलझता जा रहा है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे आखिर क्यों विवादों में उलझता जा रहा है मदरसा बोर्ड। मदरसा बोर्ड इसलिए विवादों में उलझता जा रहा है कि कभी मदरसों की जांच इसलिए कराई जाती है कि मदरसों को शक की नजर से देखा जाता है, कभी भौतिक सत्यापन के नाम पर मदरसों को बंद कर दिया जाता है। इन तमाम विवादों के अंदर उन बच्चों की तालीम पर बुरा असर पड़ रहा है जो कि मदरसों से तालीम की उम्मीद रखते हैं। कुछ समय पहले मदरसा बोर्ड द्वारा एक सर्वे कर मदरसों को बंद कराने का मामला भी थोड़ा अजीब ही रहा है। हालांकि मदरसा बोर्ड चेयरपर्सन ने अपना पद संभालते ही मदरसों पर लगी रोक वापस ले ली, पर इन बंद हुए मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को इससे कितना नुकसान हुआ, इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। 729 मदरसे डीरजिस्टर हुए। हमने आने के बाद दोबारा, वैसे तो वो DMWs की रिपोर्ट्स पे ही डीरजिस्टर किए गए थे जहाँ पर शून्य नामांकन था और जहाँ पे पैरा टीचर्स ऐसे ही बैठे हुए थे। पैरा टीचर्स भी परेशान थे कि हम लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं, हमारी जो काबिलियत है वो ऐसे ही हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, तो हमें ये गवारा नहीं है कि हम जो तनख्वाह ले रहे हैं वो बिना बच्चों के पढ़ा के ले रहे हैं। तो इसलिए ये इंस्पेक्शन हुआ और उसमें ये साबित हुआ कि 729, लेकिन कुछ ऐसे मदरसे थे जो जिनकी टाइमिंग किसी की सुबह थी, क्योंकि हमारे पास कैलेंडर शिवरा नहीं है लागू, तो इसलिए कुछ मदरसे जब टीम गई तो कोई मदरसे सुबह चल रहे थे, कोई शाम को चल रहे थे, तो इस कम्युनिकेशन गैप के अंदर उनको बंद कर दिया गया है। तो उसको हमने दोबारा से रिपोर्ट्स मंगवाई और उस रिपोर्ट्स में हमने अभी तक 56 मदरसे जो हैं वापस रजिस्टर कर दिए हैं। और अभी हमने उनको ये भी कहा है कि अगर ऐसा कोई मदरसा है जिसमें बच्चों की संख्या 15-20 है, 10 बच्चे भी पढ़ते हैं और वहाँ पे एक पैरा टीचर है, तो हम उसकी सुविधाएं छीनने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन अगर कोई गलत चल रहा है और वहाँ पर शून्य नामांकन है तो मुझे नहीं लगता ये जायज़ है। किसी भी टीचर को बेफजूल वो बैठा रहे, उसकी काबिलियत वो साबित नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाए, तो उसको भी गवारा नहीं है। इसको मदद रखते हुए ही हमने ये रजिस्ट्रेशन, जो डी रजिस्ट्रेशन हुए, इसके बाद अभी भी कोई अगर 1-2 केसेस डी रजिस्ट्रेशन होते हैं तो वो इसी बेसिस पे होते हैं कि जहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो एनरोलमेंट है बच्चों का वो बिल्कुल नहीं हो। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है मदरसा बोर्ड का, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि जितने ज़्यादा गवर्नमेंट अगर सुविधा दे सके तो वो गवर्नमेंट इसीलिए है, मदरसा बोर्ड इसीलिए है, क्योंकि अगर मदरसे नहीं रहेंगे तो मदरसा बोर्ड किस में काम करेगा। मदरसों की हालत तो ऐसे भी ठीक नहीं है, पर एक जो बड़ी समस्या आए दिन खड़ी हो जाती है वो है कुछ लोगों द्वारा मदरसों पर गलत बयानबाजी। ऐसी बयानबाजी से न सिर्फ मदरसों में पढ़ रहे बच्चों पर इसका गलत असर पड़ता है, बल्कि मदरसा चला रही कमेटियां भी परेशान होती हैं। साथ ही इसका कितना असर समाज पर पड़ता है, ये बात भी सरकार के लिए गौर फिक्र करने वाली है। अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो मैं तो उनसे पहले भी मैंने यही रिक्वेस्ट की थी, आज भी मैं वही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मदरसों में कदम रख के तो देखें। जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हों, मदरसों में आज नहीं 100 साल से ये पढ़ाई हो रही है और आज तक एक भी मदरसा ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई गतिविधि कहीं नज़र आई हो। राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान का भी कोई मदरसा ऐसा नहीं है। कोई भी बात जब भी आती है, कोई वेरिफिकेशन की आए, तो मैं समझती हूँ इससे कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम हमारे मकसद में बिल्कुल कामयाब हैं। हम ऐसी तालीम दे रहे हैं, इस व्यवस्था में दे रहे हैं जहाँ पर रोटी भी नसीब नहीं होती, लेकिन हम उन बच्चों के लिए तालीम कर रहे हैं। इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है कि हमारे मदरसों में खाली मुस्लिम बच्चे ही पढ़ते हैं। हमारे मदरसों में हर छोटी कास्ट से लेकर जो भी आस पड़ोस के बच्चे हैं वो सब पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे SC ST के बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि मदरसों में सिर्फ मुस्लिम बच्चे ही पढ़ेंगे। जाहिर है मदरसों का मसला एक बड़ा मसला है। किसी कौम को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वो है तालीम। पर अगर उस कौम के इदारे और उसकी तालीम को ही निशाना बनाया जाएगा तो आखिर वो कौम किस तरह समाज में आगे बढ़ पाएगी। हालांकि नई मदरसा बोर्ड चेयरपर्सन बनी मेहरुनिसा टाक मदरसों की फलाह और बहबूदी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं, पर ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर वो अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाएंगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान मदरसा बोर्ड का अक़लियत की तालीम में कितना अहम किरदार है। इस किरदार को और बेहतर तरीके से निभाया जा सकता है अगर राजस्थान मदरसा बोर्ड मदरसों के लिए बेहतर योजनाओं को जल्द से जल्द अमल में लाए। राजस्थान के अंदर मदरसों को शक की नज़र से देखना बंद किया जाए और मदरसा पैरा टीचर्स के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएं।
देखने वाली बात यह होगी राजस्थान सरकार इन तमाम परेशानियों पर कितनी जल्दी गौर व फिक्र करती है। फिलहाल वक्त तो चला है आपसे विदाई का। विदाई के बाद फिर किसी और शहर, किसी और कस्बे से आपके लिए लेकर हाजिर होंगे अधूरे ख्वाब। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।